हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वाइटल साइंस। तो आज आइए देखते हैं वाइटल साइंस क्या होते हैं। वाइटल साइंस को हम कार्डिनल साइंस भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डिनल साइंस। वाइटल साइंस से हमें क्या पता चलता है? वाइटल साइंस हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, ब्रेन हो गया, इन सब की नॉर्मल फंक्शनिंग को बताता है, ठीक है। उनको इंडिकेट करता है। अगर इसके अंदर कोई भी, हमारे ऑर्गन्स के अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है, कोई चेंजेस होते हैं, तो हम वाइटल साइंस के थ्रू से डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये वाइटल साइंस जो होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। कोई भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनसे ही पहले पता चलता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है ऑर्गन्स के अंदर या बॉडी के अंदर, तो उसके बाद डायग्नोसिस होते हैं और फिर हमें जो मेन प्रॉब्लम है उसका पता चलता है। फिर आगे चल के ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए हेल्पफुल है। या फिर मान लो कोई की कंडीशन है, मान लो कोई पहले से किसी को फीवर है, अब उसको फीवर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ये हमें वाइटल साइंस के थ्रू पता चलता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वाइटल साइंस कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ वाइटल साइंस, ठीक है। तो वाइटल साइंस जो होते हैं हमारे टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा टेम्परेचर, दूसरा है हमारा ब्लड प्रेशर, तीसरा है हमारा पल्स रेट, फोर्थ है रेस्पिरेटरी रेट, फिफ्थ है हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, या इसी को SpO2 भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। सिक्स्थ है हमारा पेन, ठीक है। अब इन सब को हम एक एक करके पढ़ेंगे, सारे को अच्छे से एक एक करके वाइटल साइंस को पढ़ते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में TPR भी बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड BP। TPR और BP बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, ये मेनली ये चार होते हैं मेन। पर टोटल जो हमारे होते हैं 6 वाइटल साइंस होते हैं। सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ठीक है, SpO2, ठीक है। अभी देखेंगे SpO2 होता क्या है। पेन, ठीक है, पेन यानी कि कितना दर्द हो रहा है, उसको कैसे असेस करते हैं, ये सब चीजें अभी आगे देखते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए फिर इसके आगे देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर है अमाउंट ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी। यानी कि इसको हम दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। हीट प्रोड्यूस बाय बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी ने कितनी हीट प्रोड्यूस की और हमारी बॉडी से कितना हीट लॉस हुआ, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, ये क्या है, हमारी बॉडी ने जितनी हीट प्रोड्यूस की थी उसमें से कुछ हीट लॉस हो जाती है और जो बचती है उसे ही बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। ये मेंटेन्ड होती है लगभग, जो हमारा ओरल टेम्परेचर होता है नॉर्मली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ओके। और जो नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37.8 डिग्री सेल्सियस होता है और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बॉडी कोर टेम्परेचर समझा आपने? कोर टेम्परेचर यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल टिश्यूज होते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारे जो सरफेस का टेम्परेचर उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, वो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। कॉमनली जो साइट्स होती हैं टेम्परेचर लेने के लिए होती है ओरल, एक्सिलरी और रेक्टल। हम ओरली, एक्सिलरी और रेक्टल के थ्रू हम नॉर्मली जो है टेम्परेचर लेते हैं। बट यहाँ पे दो और होता है, ग्रोइन और वेजाइनल टेम्परेचर भी लिया जा सकता है, पर मेनली जो है ओरल, एक्सिलरी
और रेक्टल टेम्परेचर लिया जाता है। नॉर्मल ओरल टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक्सिलरी टेम्परेचर क्या होता है, ये हमारा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है, यानी कि ये हमारा नॉर्मली कितना होगा, ये होगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 1 डिग्री कम होता है। एक्सिलरी जो है 1 डिग्री कम होता है और जो रेक्टल है वो 1 डिग्री ज्यादा होता है, तो ये 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ऐसे ही सेल्सियस में आप 0.5 को कम कर दो, एक्सिलरी में 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है और रेक्टल में क्या होता है 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। ठीक है, एक्सिलरी समझा आपने, यानी कि हमारे जो आर्मपिट्स होते हैं वहां से अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो ये ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम आता है, और अगर हम रेक्टम से ये टेम्परेचर लेते हैं तो वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा आता है। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर हमारे ब्रेन में कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है, ये बहुत ज़्यादा आता है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन। अगर मान लो आपको सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से आप याद कर लो। इसका आगे देखते हैं पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है, एक्सपेंशन एंड रिकवाइल ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू ब्लड फ्लो वाइल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आर्टरीज में एक्सपेंशन एंड रिकवाइल, रिकवाइल मतलब वापिस से अपनी जगह पे जाना, ड्यू टू ब्लड फ्लो, अगर ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज के अंदर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारी सारी जो आर्टरीज होती है उसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, और जब भी ब्लड आता है आर्टरी में तो आर्टरी क्या होती है, ऐसे फैल जाती है, और फिर जब वो रुकता है यानी कि जब डायस्टोल होता है तो वो वापिस अपनी जगह पे आती है, रिकॉइल। ये हमें फील होता है हमारी आर्टरीज में, जैसे कि हमारी यहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है थंब के साइड में, आप अपनी 3 फिंगर्स से अगर ऐसे फील करोगे तो आपको यहाँ पे फील होगी पल्स। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि हमारा हार्ट नॉर्मली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, वेंट्रिकल। तो नॉर्मली जो हमारा पल्स रेट होता है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है, 60 से 100 बीट पर मिनट के अगर बीच में है, 60 से 100 के बीच में है तो यानी कि वो नॉर्मल है, और एवरेज जो पल्स रेट होता है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है, एवरेज पल्स रेट 72 बीट्स पर मिनट होता है। यहाँ पे आप एक चीज देखो, अगर मान लो 100 से ज्यादा हो जाता है आपका पल्स रेट तो उसे हम बोलते हैं टैकीकार्डिया, उसका एक टर्म है टैकीकार्डिया। और अगर ये 60 से कम हो जाता है, ठीक है, 60 बीट पर मिनट से कम हो जाता है तो इसे हम ब्रेडीकार्डिया बोलते हैं, ब्रेडीकार्डिया। ठीक है, ये 2 टर्म्स को याद रखना, ये बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम्स के अंदर, टैकीकार्डिया एंड ब्रेडीकार्डिया। इसको एक शॉर्टकट भी है, टी से है टैकीकार्डिया और बी से है ब्रेडीकार्डिया। टी से याद रखना टॉप, ठीक है, टी से टॉप और बी से बॉटम। ठीक है, यानी कि टी टॉप यानी कि ऊपर और बी से बॉटम यानी कि नीचे, यानी कि अगर 100 से ऊपर चला गया तो हमारा टैकीकार्डिया और अगर 60 से नीचे आ गया तो ब्रेडीकार्डिया। एवरेज 72 बीट्स पर मिनट होता है, मतलब कई सारे लोगों का, नॉर्मल जो अडल्ट्स का हमने चेक किया पल्स रेट को तो वो लगभग हमारा 72 बीट्स पर मिनट ही आता है सबका, बट अगर वो 60 से 100 के बीच में है तो भी वो नॉर्मल है। ठीक है, और पल्स हाइट, हम कौन कौन सी जगह से पल्स ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम शो कर दे रहा हूँ, उसमें सारी जगह दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देयर आर 9 पल्स साइट। डायग्राम आप देख सकते हो, 9 पल्स साइट्स होती हैं। टॉप से स्टार्ट करता हूँ और बॉटम तक लिखता हूँ। पहली होती है हमारी टेम्पोरल, जो कि हमारी टेम्पोरल बोन में आर्टरी होती है, उससे फील होता है टेम्पोरल। फिर उसके बाद कैरोटिड, यहाँ पे हमारे दोनों साइड जो होती है लेफ्ट एंड राइट साइड, हमारे ये जो विंड पाइप है यहाँ पे फील होती है, आप यहाँ पे फील कर सकते हो। टेम्पोरल हमें यहाँ पे कान के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे फील होती है। ठीक है, टेम्पोरल पल्स, कैरोटिड पल्स,
थर्ड है हमारा एपिकल पल्स। एपिकल आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर कि वो जो है हमारी हार्ट बीट डायरेक्टली, अगर हम हार्ट को फील करते हैं, चाहे हम हाथ रख के फील कर लें या कान रख के या स्टेथोस्कोप से फील करते हैं, तो उससे हमें हार्ट रेट पता चलता है। सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो हार्ट रेट होता है वो एपिकल पल्स से ही आज पता चलता है। ठीक है, एपिकल। फिर उसके बाद हमारे आर्म्स में आ जाओ, तो यहाँ पे हमारी ब्रेकियल आर्टरी होती है, यहाँ पे हमें एंटीक्यूबाइटल फोसा पे फील होगी, ब्रेकियल आर्टरी। पांचवी हमारी रेडियल आर्टरी। ठीक है, पांचवी हमारी होती है रेडियल आर्टरी। इसके बाद सिक्स्थ है हमारा फीमोरल आर्टरी, मतलब फीमर बोन की जो आर्टरी होती है, फीमोरल आर्टरी, वहां पे फील होता है। सातवां है पॉप्लिटियल आर्टरी। पॉप्लिटियल आर्टरी यानी कि जो हमारा नी होता है, नी जॉइंट होता है, उसके पीछे साइड आप फील करो, उसके पोस्टीरियर साइड में, तो वहां पे भी आपको पल्स फील होगी। उसे हम क्या कहते हैं, पॉप्लिटियल आर्टरी। एट्थ है हमारा डॉर्सलिस पैडिस। डॉर्सलिस पैडिस आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर कौन सी वेन है हमारी, कौन सी आर्टरी है, सॉरी। फिर पोस्टीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल, ये हमारी टोटल 9 आर्टरीज होती हैं जहां से हमें पल्स रेट पता चलता है। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेशन हमारा मतलब होता है इसका कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस एक्सचेंज होना। ठीक है, रेस्पिरेशन हमारा दो टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है, जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में होता है। ठीक है, लंग्स में यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। दूसरा है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहां पे रेस्पिरेशन होता है। वहां पे क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर दे दिया जाता है। ठीक है, दो तरह का रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है कि हमारे लंग्स में कितनी बार हमने सांस ली, कितनी ब्रीथ्स ली, उसी को हम रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं। 1 मिनट के अंदर कितनी ब्रीथ्स ली, नंबर ऑफ ब्रीथ्स टेकन इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर हमने कितनी बार सांस ली, इसी को हम रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। यहाँ बीपीएम का बीट्स पर मिनट मतलब नहीं है, ब्रीथ्स पर मिनट मतलब है। ठीक है, 12 से 20 नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन को एक टर्म दिया गया है, यूपीनिया। ठीक है, यूपीनिया बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ब्रेन में। ठीक है, तो हमारे कुछ टर्म्स होते हैं एबनॉर्मल रेस्पिरेशन रेट की, ये अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इस टर्म का क्या मतलब होता है। तो देखते हैं, टैकीपीनिया। टैकीपीनिया यानी कि जब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, यानी कि अगर 24, यहाँ पे नॉर्मल तो 20 है, बट अगर 24 से ज्यादा हो जाता है तो उसे टैकीपीनिया बोलते हैं। यानी कि 1 मिनट में अगर 24 बार से ज्यादा कोई सांस लेने लगता है उसे टैकीपीनिया बोलते हैं। ब्रेडीपीनिया यानी 10 से अगर कम हो जाता है रेस्पिरेटरी रेट तो उसे हम ब्रेडीपीनिया कहते हैं। डिस्पीनिया, कहीं पे भी डिस लग जाए उसका मतलब होता है डिफिकल्टी, तो यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को हम कहेंगे डिस्पीनिया। एपनिया यानी कि एब्सेंस ऑफ ब्रीथ, अगर कोई सांस नहीं ले रहा उसे हम क्या टर्म देते हैं, एपनिया, एब्सेंस ऑफ ब्रीथ। कुछ एबनॉर्मेलिटीज होती हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को लेके,
कि मतलब हमारे जो ब्लड में टिश्यूज में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है या कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं तो उससे भी कुछ टर्म्स है, याद कर लो। एनोक्सिया, एनोक्सिया यानी कि हमारे जो टिश्यूज होते हैं उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है अगर प्रेजेंट टिश्यूज के अंदर तो उसे एनोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया यानी कि टिश्यूज में जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। थर्ड है हमारा साइनोसिस। साइनोसिस में क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का, जो स्किन हो जाती है वो पूरी एक नीली पड़ जाती है। साइनोसिस दो तरह का होता है, एक तो पेरिफेरल साइनोसिस होता है, एक सेंट्रल साइनोसिस होता है। पेरिफेरल यानी कि लिम्स में प्रेजेंट होगा यानी हाथ पैर में, और सेंट्रल जो होता है वो हमारा जो ट्रंक होता है बॉडी का उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, बॉडी जो है ब्लू कलर की हो जाती है। एस्फाइजिया, एस्फाइजिया यानी कि जब किसी को सफोकेशन होने लगता है तो उसे हम एस्फाइजिया बोलते हैं। सफोकेशन होगा तो क्या होगा, सही से वो सांस नहीं ले पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल जो होगा कम हो जाएगा, उसी को एस्फाइजिया बोलते हैं। एनोक्सीमिया यानी कि ब्लड में अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती है तो उसे एनोक्सीमिया बोलते हैं। हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया यानी कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है अगर कम हो जाता है तो उसे हम हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। एनोक्सिया यानी कि टिश्यू में, ठीक है, हाइपोक्सिया यानी टिश्यू में, और अगर मिया लग गया लास्ट में एनोक्सीमिया या हाइपोक्सीमिया तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो ब्लड से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, ठीक है, ब्लड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है, किया जाता है आर्टरीज पे ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि जो हमारा ब्लड है उसके थ्रू जो है आर्टरीज के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, यानी जो प्रेशर दिया जाता है आर्टरीज की वॉल पे, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो कि हमारा दो टाइप का ब्लड प्रेशर होता है, एक सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक हमारा ब्लड प्रेशर होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज में, और रिलैक्सेशन फेज में होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हमेशा लिखा जाता है बीपी इज इक्वल्स टू सिस्टोलिक बीपी जो होता है उसे सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक, ऐसे करके हमको ब्लड प्रेशर हमेशा लिखना होता है। नॉर्मली जो ये होता है 120/80 और इसकी यूनिट होती है mm/Hg, ठीक है। ये नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होता है, मतलब एवरेज जो ब्लड प्रेशर होता है एडल्ट्स में वो इतना होता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी की रेंज क्या होती है, सिस्टोलिक बीपी की रेंज होती है हमारा सिस्टोलिक बीपी 100 से लेके 140 तक अगर रहता है तो वो नॉर्मल रेंज है, ठीक है। और डायस्टोलिक बीपी अगर हमारा होता है 60 to 90 mm/Hg के बीच में तो उसे हम नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम कि पल्स प्रेशर एक होता है जो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का डिफरेंस होता है, उसे हम पल्स प्रेशर बोलते हैं। पल्स प्रेशर इज इक्वल्स टू सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक बीपी। ये हमारा पल्स प्रेशर होता है। अगर हम नॉर्मली देखें, ये 120/80 हमारा बीपी होता है, यानी कि 120 सिस्टोलिक होता है, -80 कर दें तो हमारा कितना आएगा, 40 mm/Hg आएगा। अगर हम रेशियो देखते हैं सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर के बीच में तो वो आता है हमारा 3:2:1, क्योंकि हमारा सिस्टोलिक बीपी है 120, डायस्टोलिक है 80 और हमारा जो पल्स प्रेशर आता है वो होता है 40 mmHg, तो इसका रेशियो आएगा हमारा 3:2:1। अब इस बीपी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट, उसे क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो बीपी इंस्ट्रूमेंट का, उसका नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर
मीटर बोलते हैं। बीपी नापते टाइम हमें दो इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है, एक तो हमारा बीपी इंस्ट्रूमेंट स्फिग्मोमैनोमीटर और दूसरा स्टेथोस्कोप, जिससे हम क्या है साउंड सुनते हैं कि हाँ बीपी का जो साउंड आता है। और जो बीपी साउंड होता है वो कौन सा साउंड होता है? बीपी साउंड होता है हमारा कोरोट कफ साउंड, कोरोट कफ साउंड बोलते हैं उसको। ठीक है, जो बीपी लेते टाइम साउंड सुनाई देता है वो होता है कोरोट कफ साउंड होता है। ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग सेंटर क्या होता है? बीपी रेगुलेटिंग सेंटर, यही हमारा क्या होता है? कार्डियोवेस्कुलर रेगुलेटिंग सेंटर भी इसी को बोलते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है रेस्पिरेटरी सेंटर भी है और हमारा ब्लड प्रेशर या कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का भी सेंटर है ओब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है हमारा ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, एक पार्ट है ब्रेन का जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर है और ब्लड प्रेशर सेंटर भी इसी को कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर। टर्म्स जैसे कि हमारा हो गया हाइपरटेंशन। अगर हमारा बीपी 140/90 हो जाता है तो उसे उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। टर्म है हमारा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन तब कहते हैं अगर हमारा जो सिस्टोलिक बीपी है, जो सिस्टोलिक बीपी है, सिस्टोलिक बीपी वो अगर हमारा 120 से कम हो जाता है और 90-120 के बीच में होता है तो उसे हम हाइपोटेंशन बोलते हैं, सिस्टोलिक बीपी। और शॉक की कंडीशन कब होती है? शॉक कब बोलेंगे? अगर 90 mmHg से हमारा सिस्टोलिक बीपी कम हो जाता है तो उसे हम शॉक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टर्म्स थे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। इसके आगे हमारा फिफ्थ होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी कि सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। हमारा जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है ये हमें पता चलता है किससे? पल्स ऑक्सीमीटरी से। एक पल्स ऑक्सीमीटर के मैंने यहाँ पे डायग्राम शो किया, आप देख लीजिए, इसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। इसको अगर हम अपनी फिंगर के ऊपर पुट कर लेते हैं तो यहाँ से हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन पता चलता है हमारे ब्लड के अंदर। ये क्या करता है, इसके अंदर से कुछ रेज निकलती हैं जो कि हमारे हीमोग्लोबिन की सेल्स होती हैं उससे टकराती हैं और दूसरी साइड उसके रिसेप्टर्स होते हैं। जितनी कैप्चर हो जाती हैं उतना मतलब कि हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जो बाकी बच जाती हैं उसको वहाँ पे बाहर निकल जाती हैं, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इससे क्या किया जाता है, ऑक्सीजन का एक परसेंटेज कैलकुलेट करके ये पल्स ऑक्सीमीटर अपने स्क्रीन पे शो कर देता है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या है, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, इस कहते हैं, ठीक है, SpO2 यानी कि सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, कि हमारे ब्लड के अंदर कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसको मेजर किया जाता है इंस्ट्रूमेंट से, उसको क्या बोलते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन प्लस हमारा पल्स भी शो करता है। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 95 to 100% होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन। फिर इसके बाद हमारा 6th वाइटल साइन है पेन। पेन यानी कि कितना मतलब दर्द हो रहा है उसको मेजर करने के लिए एक स्केल होती है, पेन स्केल, जिसके अंदर रीडिंग्स होती हैं 0 to 10 की। पेन स्केल की रीडिंग्स होती हैं 0 to 10 की। अब इसमें क्या होता है, ये जो पेशेंट है उसको कहा जाता है कि आप 10 में से आप बताइए कि आपको कितना पेन हो रहा है, तो वो उससे पता चलता है, वो पेशेंट ही बताता है हमें कि हाँ हमें 6 पेन हो रहा है, मतलब किस हिसाब से उसको पेन हो रहा है। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसे 8 या 10 मार्क किया जाता है। अगर थोड़ा बहुत पेन है तो उसे 2, 4 ऐसे करके मार्किंग की जाती है। यहाँ पे सारे इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे वाइटल साइंस खत्म होते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।